हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज आपने बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ा है। बिल्कुल दुआ हज़ारा केस के ऊपर बात करने लगा हूँ। बड़ी ही अहम खबरें या बड़ी ही अहम बातें समझ लें हैं और आपने कुछ टाइम रहना है मेरे साथ। ये अगले चंद मिनट आपने मेरे साथ रहना है और आपको पता चलेगा कुछ बहुत सारी इस केस के अंदर जो पेश रफ्त हुई है उसके हवाले से मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो मेहदी काज़मी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना केस ले गए थे, वो हाई कोर्ट का जो फैसला था उन्होंने चैलेंज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुकर्रर कर दी है और मेरा जो जहाँ तक ओपिनियन है वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे देगी और मेहदी काज़मी साहब वहाँ से केस जीत जाएंगे। वो वजह क्या है, वो क्यों जीत जाएंगे, वो आपको बताता हूँ। जबरान नासिर साहब, चूँकि मेहदी काज़मी साहब की जो लीगल टीम के नए उन्होंने जो लीगल टीम हायर की है उसमें जो जबरान नासिर उनके जो वकील हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के वकील हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जिन कानूनी जो थे पहलू उनको उजागर किया। जो कानूनी पहलू थे, जो कानून के अंदर जो मतलब आइन कहता था, पाकिस्तान का आइन, वो चाइल्ड मैरिज के हवाले से और सारी चीज़ों उनके हवाले से उन्होंने जो पॉइंट रखे मैं वो आपके सामने बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने जो पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि दुआ हज़ारा लापता होती है सिंध से और पंजाब के अंदर से मिलती है। मिलती कैसे? एक वीडियो के ज़रिए। घर से कूड़ा क्रिकेट रखने नीचे जाती है और वहाँ से वो गायब होती है। उसके बाद उसकी मालूमात पता चलता है कि वो एक पंजाब के अंदर में पाई जाती है और वहाँ से वो बरामद होती है और फिर वो निकाह कर चुकी होती है। उसके दुआ हज़ारा के सामने आने से पहले एक निकाहनामा आता है और उसके कुछ वीडियो पैगामात आते हैं जिसके अंदर वो बता रहे थे कि मैं निकाह कर लिया और फिर उसके बाद वो पंजाब से रिकवर कर ली जाती है। तो उसके बाद सारी उन्होंने क्या पॉइंट उठाया है, उन्होंने ये कहा कि दुआ हज़ारा के घर से रिकवर होने तक, अब उसमें दुआ हज़ारा ये कहती है कि मैं घर से चल के पंजाब जो है ना गई, पंजाब यूनिवर्सिटी में चली गई, पंजाब के अंदर आके पंजाब यूनिवर्सिटी में चली गई, मतलब अकेली। अब वो घर से जिस टाइम चली तो वो 12 बजे का टाइम था। अब उस टाइम फ्रेम और उस सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनके वकील जबरान नासिर का कहना यह है कि इसको इंटेरोगेट किया जाए। दुआ हज़ारा के इस बयान को कलमबंद जो वो करवा चुकी है उसको इंटेरोगेट किया जाए। ओबियसली जो वो बयान कलमबंद करवा चुकी है वो गलत है, वो फेक बयान है। अकेली लड़की चल के नहीं आ सकती, चूँकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी वीडियोज़ के अंदर कि उसको ज़हीर और उसकी फैमिली लेने गए हैं, ज़हीर और उसकी फैमिली लेने गए हैं। तो जब दुआ हज़ारा का बयान इंटेरोगेट किया जाएगा कि दुआ हज़ारा वहाँ से चल के यहाँ पे खुद नहीं आई तो वो गलत हो जाएगा, उनका केस यहाँ से कमज़ोर हो जाएगा। जिस पॉइंट को एक्सेस करते हुए, मतलब जिसकी गाइडलाइन के मद्देनजर रखते हुए, जो गाइडलाइन सामने नज़र आते हुए हाई कोर्ट ने बयान दिया, वो फैसला दिया था, उसके बयान को नज़र सामने रखते हुए, तो जब उसका बयान फेक हो जाएगा, जब उसका बयान गलत हो जाएगा, झूठ हो जाएगा, जब उसको इंटेरोगेट किया जाएगा तो वो उस बयान की कोई हकीकत नहीं रहेगी, उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे सकती है। उसके बाद चूंकि 16 ईयर पंजाब का जो चाइल्ड एक्ट मैरिज है वो उसके हवाले से जो है 16 साल की उम्र की लड़की की शादी हो सकती है और जो सिंध मतलब कानून है उसके मुताबिक, सिंध के कानून के मुताबिक 18 साल की हो सकती है। अब चूंकि इन्होंने क्या किया था, जो भी बंदे लेने गए थे, क्योंकि ये भी कानून को थोड़ा बहुत जानते थे या किसी वकील लॉयर वगैरह से मशवरा करके गए थे, तो इन्होंने, क्योंकि ऐसा काम करने से पहले गाइडलाइन तो लाजमी मतलब लेता ही है ना कोई इंसान, तो इन्होंने इसलिए वहाँ पे दुआ हज़ारा को लेके फिलफौर वहाँ पे सिंध में रजिस्ट्री नहीं करवाई निकाह की, इसलिए नहीं करवाई क्योंकि इनको पता था दुआ हज़ारा की एज कम है। जो सिंध का वो है, मतलब वो वहाँ पे कानून है उसमें 18 साल की लड़की की शादी होती है, तो पंजाब में 16 साल की हो जाती है, इसलिए उसको पंजाब लेके और इन्होंने वो इतना ये जो अपना पेन लिया अपने ऊपर, थोड़ा सा अपने आप को, अपने बयान को, अपने मुद्दे को कमज़ोर किया और इसीलिए दुआ हज़ारा के इन्होंने कहा कि अगर कल ना कुछ होता है तो दुआ हज़ारा ये बयान देगी कि मैं अकेली वहाँ से चल के आई, इसीलिए इन्होंने वहाँ पे नहीं किया क्योंकि उसकी एज कम थी, नहीं किया। अब सुप्रीम कोर्ट पहले 1-2 दफ़ा केसेस ऐसे जा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें नादरा रिकॉर्ड भी मौजूद था और मतलब उसके बाद कुछ उसका पासपोर्ट और ये सारी चीज़ें जिसमें लड़की की एज कम बताई जा रही थी, मतलब वो रिकॉर्ड के अंदर कम होती थी और लड़की के मेडिकल टेस्ट में उसकी एज कोई थोड़ी सी ज़्यादा डिटरमिन हो जा रही थी, उसकी ज़्यादा वो बताई जा रही थी, मेडिकल ऑफिसर बता रहा था उसकी बोन्स को देख के।
तो सुप्रीम कोर्ट ने बोन्स के ऊपर ना जाते हुए उसके नादरा के और बाकी जो वो थे डॉक्यूमेंट्स थे उसको मद्देनजर रख के फैसला दिया था। तो यहाँ पे जो उनके वकील जबरान नासिर साहब हैं, चूंकि वो 5 साल अगर पहले से 5 साल से ज़्यादा गैप हो उन डॉक्यूमेंट्स को बने हुए और वो अगवा या कोई भी उस टाइम जो केस चल रहा उस वकूए से जो डॉक्यूमेंट है 5 साल पहले के बने हुए हों, तो सुप्रीम कोर्ट डॉक्यूमेंट्स पे जाती है, ना कि मेडिकल रिपोर्ट के ऊपर जाती है। दूसरा उनको एज ये है कि इस बेस के ऊपर जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो ये डॉक्यूमेंट कुछ 7 साल पहले के बने हुए हैं, 2000 का जो मतलब वो बेफाम है या जो भी उनका नादरा का है या जो कुछ भी है डेटा, उनका पासपोर्ट या कुछ भी, तो ये 7 साल पहले का है। इस बेस को मद्देनजर रखते हुए भी सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे सकती है और 2000 की शादी को शादी करार नहीं दे सकती। ये दूसरा पॉइंट। अब उसके बाद और भी उनके जो वकील हैं जबरान नासिर साहब, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट रखे हैं। मतलब ये दो जो है ना स्ट्रांगली वैलिड उनके हैं, जो बहुत हद तक चैलेंज हो सकते हैं और इनकी हद से वो गलत हो सकते हैं। और वो उन्होंने जो मेडिकल रिपोर्ट को भी उन्होंने चैलेंज किया है, वो इस सूरत में चैलेंज किया है क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट एक मेडिकल बोर्ड तश्कील देता है। यहाँ पे सिंगल डॉक्टर है जिसने मेडिकल रिपोर्ट इशू की है, जबकि मेडिकल बोर्ड बैठता है कि उस बोन्स के ऊपर वो अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं और फिर जिस मुश्तरका जो राय बनती है उनकी और जो उनका कैलकुलेशन बनता है उसकी बेस पे फिर वो उसको अपनी रिपोर्ट जारी करते हैं। तो चूंकि इसमें सिंगल डॉक्टर बैठा है, मेडिकल रिपोर्ट चैलेंज हो सकती है और मेडिकल रिपोर्ट पे जाने की शायद नौबत ही ना आए, इसलिए क्योंकि लड़की का बयान में तजाद है और तजाद होने के साथ जब उसको इंटरोगेट किया जाएगा वो गलत साबित होगा। फिर उसके बाद उसका जो डाटा है उसके वालिदैन के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके वकूआ के 7 साल पहले के हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट 5 साल पहले के भी वैलिड मानती है। अगर उससे कम है तो फिर नहीं मानती सुप्रीम कोर्ट। तो इन बेस के ऊपर ये कहा जा सकता है कि ये बहुत हद तक प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे दे, उसके बाद वो उसके मेहदी काज़मी साहब को मौक़िफ़ जीत जाए। अच्छा, अब दूसरी चीज़, ऐसा नहीं भी हो सकता। वो कैसे नहीं हो सकता? मतलब स्ट्रांगली पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रही हैं। अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लड़की बालिग है और इससे पहले भी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट में ऐसे केसेस चैलेंज बहुत कम हुए हैं, ये पहला केस अपनी नौयत का जो चैलेंज होने जा रहा है, जिसके लिए दरख्वास्त दी गई है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने पहले भी ऐसे फैसले दे चुकी थी लाहौर हाई कोर्ट, और वो चैलेंज किसी ने नहीं किए तो वो बरकरार रहे। अब इसीलिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट जब लड़की के बयानात को सामने देखते हुए कि लड़की खुद अब उसकी विलिंग को, उसकी मर्ज़ी को सामने रखते हुए, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज ये फैसला दे दें कि भाई लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार है और ज़हीर और दुआज़ारा हस्बैंड वाइफ हैं। लड़की की मेडिकल रिपोर्ट को हो सकता है देख के और लड़की के बयान, मेन जो सबसे चीज़ यहाँ पे काउंटर की जा रही है, जो काउंट हो रही है, वो लड़की की विल है, उसका अपना बयान है, उसकी अपनी स्टेटमेंट है। अगर लड़की की स्टेटमेंट के ऊपर जाएंगे तो फिर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज ना करे। और कोर्ट ज़्यादातर मैक्सिमम देखा यह गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार नहीं देती, जो पीछे मिसालें मिलती हैं। लेकिन कानून की रूह से 2000 को अगर केस को देखा जा रहा है तो वहाँ पे ये नज़ीर मिलती है, ये मिसालें मिलती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा डिसीजन भी ले सकती है। तो 60-40 या 70-30 चांसेस कर लें। 70% ये है कि सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार दे सकती है, 30% ये है कि कलअदम करार नहीं देगी। अच्छा, अब उसके बाद आ जाते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर कि अगर ये चीज़ हो गई, दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो 2000 के वालिद हैं, अब अगर सुप्रीम कोर्ट कलअदम करार देती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कलअदम है, फिर ट्रायल कोर्ट में, फिर उसके बाद सारा चीज़ें, अच्छा जब वो ये चीज़ें होती हैं तो 2000 जो उसके ज़हीर के साथ रिलेशनशिप में है, अगर 2000 अपने वालिदैन के पास रिकवर हो जाती है, वापस चली जाती है कानून के मुताबिक, या फिर वो शेल्टरों में कहीं भी चली जाती है, अगर इस दौरान के अंदर अगर वो उम्मीद से हो गई हो, क्योंकि वो रिलेशनशिप में रह रही हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हो, खुले लफ्ज़ों में अगर आपको बात करूं, तो फिर वो जो बच्चा होगा, अगर वो फैसला कलअदम करार दिया जाता है तो फिर वो किसका होगा? फिर वो अगर अगवा की शेप में होगी। अगर इसको भी हमें देखना है, इस चीज़ को भी, क्योंकि जबरान नासिर साहब ने भी इस चीज़ को उन्होंने कहा कि जब कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बन चुका होता है तो बहुत सारे, मतलब उन्होंने बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा केयर की कि अब इस केस में जहाँ तक सामने नज़र आ रहा है, 2000 के इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, 2000 की वीडियोज़ आ रही है
कि वो एक हैप्पी लाइफ गुजार रही है। तो मतलब उनके दरमियान वो अगर हस्बैंड वाइफ हैं और साथ भी रह रहे हैं तो वो रिलेशनशिप में भी हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, और निकाह भी एक उनका है जो लाहौर हाई कोर्ट मान चुकी है जिसको। तो अगर इस दौरान में दुआ ज़रा कोई बच्चे की माँ बनने जा रही हैं तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? मेहदी काज़मी साहब के पास क्या ऑप्शन होगा? क्या सिर्फ ज़हीर को सज़ा दिलवाने से उस बच्चे का क्या होगा? क्या उस बच्चे को उसका मतलब वो उसके नाम मिल सकेगा? अगर ये इनवैलिड हो जाता है, मतलब अच्छा एक तो ये चीज़ हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़, मुझे जहाँ तक लगता है दुआ ज़ारा अगवा नहीं हुई है। अब यहाँ पे कानूनी जो मतलब दायरा कार हो गया है, कानून के मुताबिक हो गया है, तो यहाँ पे मुझे दो चार चीज़ें, अब जब ये मुझे लगता है कि अगर 70% जब मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई वो चांसेस हैं कि वो ऐसा कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, तो फिर मतलब 18 साल एज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम शादी क्यों करते हैं? जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करने के लिए ऐसे करते हैं ना। शादी का मतलब क्या होता है? जिस्मानी ज़रूरत को पूरी करने को। इस्लाम कहता है कि जिस दिन आप बालिग हो जाएं तो फिर आप शादी कर सकते हैं और कर देनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं? अगर 18 साल का हमने कानून बनाया हुआ है और सिंध में 18 साल का और 16 पंजाब में 16 साल का, क्या सिंध में जो लड़कियां हैं वो लड़कियां नहीं होती? वो कोई और मखलूक है? यार लड़की तो सेम है, फिर सिंध के अंदर 18 साल और पंजाब में 16 साल क्यों? ये कन्फ्लिक्ट क्यों है? ये 2 साल का गैप क्यों है? सिंध की बच्चियों को या फिर नाइंसाफ़ी क्यों? या फिर अगर सिंध की बच्चियों को इंसाफ दिया जा रहा है तो पंजाब की बच्चियों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों? उनकी 16 साल क्यों रखी गई है? तो एक ही कानून होना चाहिए। अच्छा 18 साल रखा क्यों गया? सबसे पहली बात तो ये, जब 17 साल 11 महीने और 29 दिन के बाद वो लड़की कोई मिनिस्टर बन जाती है क्या? या वो लड़की कोई मतलब वो MBA कर लेती है, या वो कोई CSS का इम्तिहान क्रैक कर लेती है, कोई बहुत बड़े ऑफिसर लग जाती है? क्यों? एक दिन के बाद वो जवान हो जाती है? कैसे? मतलब जब इस्लाम तुम्हें डायरेक्शन दे रहा है, इस्लाम तुम्हें बता रहा है कि भाई जब वो जवान हो जाती है, जब वो बालिग हो जाती है तो उसकी शादी कर दें। अच्छा इसमें शादियों का इस्लाम में 2 तरीके से है। एक तो वली की इजाज़त लेनी चाहिए, बहुत हद तक माकूल है, फ़र्ज़ नहीं है, माकूल है, मतलब बेहतर है आप इजाज़त लें, माँ बाप की इजाज़त लें, बेहतर है, आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन अगर माँ बाप ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं कहीं पे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ऐसा केस भी गया था जिसमें लड़की ने कहा कि मेरी शादी ज़बरदस्ती करवा दी मेरे वालिद ने और मुझे कबूल नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निकाह तोड़ दिया था कि वो उन्होंने कहा था ये निकाह जायज़ नहीं है, उसको शादी को ख़त्म कर दिया था। अब एक जगह पे वली की मर्ज़ी का भी जिक्र हो रहा है, दूसरी जगह पे लड़की की पसंद को भी देखा जा रहा है। तो जहाँ पे यहाँ पे दोनों चीज़ें, अब जहाँ पे मैंने जितना एक देखा है दुआ ज़ारा के केस को, जहाँ पे जब भी मैंने उसको देखा, बड़े बड़े माइंड साइंस वाले ये दावा करते हैं कि भाई दुआ ज़ारा को अगवा किया गया, भाई ये है, ये ट्रैप है, ये वो है। लेकिन आप जाके दुआ ज़ारा की वो सारी वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ देख लें, जितनी उसकी वीडियोज़, जहाँ पे वर्ड निकाह और वर्ड ज़हीर निकलता है ना, दुआ ज़ारा के चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े ही खुशी वाले होते हैं, बड़े ही प्लेयर वाले वो दिखा रही होती है। उसके जाके आप देख लें, दोबारा बार बार देख लें। आप बड़े बड़े माइंड साइंसेस वाले ये दावा कर रहे हैं, आप ज़रा जाके देखें तो सही। सिर्फ इसी चीज़ को आपके लिए ये 10 मिनट का काम है, अगले 10 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा। जहाँ पे वर्ड ज़हीर और वर्ड निकाह आता है वो बड़ी खुश हो जाती है, तो अगवा तो वहाँ पे है ही नहीं। उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो बता रहे हैं कि वो कितनी खुश हो जाती है, मतलब उसको कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे शैला रज़ा साहब की जो उनके अंदर दारुल अमान के अंदर उससे मुलाकात हुई, अगर देखें उसमें पंजाब हाई कोर्ट में उनके अपने खावंद के हक़ में, अपने शौहर के हक़ में बयान दिया, फिर उसके बाद सिंध हाई कोर्ट में अपने शौहर के हक़ में बयान दिया, फिर उसने जगह जगह मतलब, और फिर जब शैला रज़ा साहब का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो, उन्होंने मतलब काउंसलिंग की अपनी तरफ से, वो क्योंकि वो ये मानती थी कि ये बच्ची अगवा की गई है, इसके वालिदैन मतलब दुख में हैं, इसकी वालिदा बेहोश हो चुकी हैं। ये सारी बातें जब शैला रज़ा साहब के माइंड में चल रही थी, और 4 औरतें थी वो, और 4 माएँ भी थी वो कहती हम, तो उन्होंने उसको बार बार कन्विंस करना चाहा लड़की को, लेकिन उसने उनकी एक ना मानी और उसने कहा कि मैं अपने वालिदैन से मिल चुकी हूँ जितना मिलना था मैंने और नहीं मिलना। तो वहाँ पे दारुल अमान के अंदर तो वो कोई प्रेशराइज में नहीं थी, वो थोड़ा सा हिंट दे देती, थोड़ा सा वो कर देती, अगर हो सकता है कोर्ट के अंदर भी अगर वो नहीं कर सकी, लेकिन वो एक कतन बात सुनने को तैयार नहीं थी। और उसका फिर लेटेस्ट जो इंटरव्यू आता है जिसमें वो कहती है कि मुझे अपने बाप से नफरत हो रही है। अगर ये सारी चीज़ें देखी जाएँ, तो फिर मुझे लगता है मेहदी काज़मी साहब को पीछे हट जाना चाहिए। ये फ़ैसला अल्लाह की रज़ा समझ के और बच्ची की रज़ा समझ के कबूल कर लेना चाहिए। भले बच्ची नादान है,
हो सकता है ये शादी आगे ना चले, और बहुत हद तक चांस है शायद ना भी चले, क्योंकि ऐसी शादियां चलती नहीं हैं, बहुत कम एज है इसकी। और मतलब फिर भी अगर इतना सारा कुछ मामलात आगे बढ़ चुके हैं तो मेहदी काज़मी साहब को मुझे लगता है कि पीछे हट जाना चाहिए अपने अगवा के मौक़िफ़ से। उसके बाद वो सुलह करें ना करें उसके साथ क्या है वो उनका मसला है, लेकिन एटलीस्ट ये अगवा नहीं बनता जिस तरह से वो बार बार अगवा 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 करते हैं और सारा मतलब। और दूसरी चीज़, इसमें जितने यूट्यूबर उनको कवरेज करें, मैंने देखा एक बंदे ने वो ऐसे टाइटल लगा होता कि 400 वीडियोस बनाई, दूसरे ने इतनी सारी। और जबलान नाम का लड़का बहरे टाउन कराची में आज से चंद रोज कबल गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया, सड़क पे जाता हुआ। वहां पे तो कोई बंदा नहीं गया उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसके अहले खाना को। वहां पे तो ये यूट्यूबर नहीं पहुंचे अपना कैमरा और माइक लेके कि हम इसको इंसाफ दिलाते हैं, भाई उसको कत्ल कर दिया गया, एक माँ का बेटा, जवान बेटा 17, 18, 19 साल का, पढ़ने के लिए जो जा रहा था। वहां पे तो ये कोई बंदा नहीं पहुंचा। दुआ ज़ारा को इंसाफ दिलाने का बड़ा, दुआ ज़ारा को इंसाफ दिलाने का इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ इनके दुआ ज़ारा का केस ट्रेंडिंग बना हुआ है। और इसीलिए जितने ये यूट्यूबर हैं आप इनकी देख लें, कोई यार 50-60 वीडियोस होंगी यार दुआ ज़ारा केस के ऊपर, किसी की 400 है, किसी की शायद इससे भी ज्यादा हो। पिछले 2 महीनों से इन्होंने किसी और टॉपिक पर वीडियो ही नहीं बनाई यूट्यूबर्स ने, इनको सिर्फ दुआ ज़ारा ही बचाने की फिक्र पड़ी हुई है। और मेरे भाई इनको कोई दुआ ज़ारा बचाने की कोई फिक्र नहीं पड़ी हुई है, सिर्फ इनको अपने व्यूज गेन करने की और सब्सक्राइबर बढ़ाने की फिक्र बनी हुई है। क्योंकि ये केस सेंटीमेंट से बन चुका है, इसके साथ लोगों के सेंटीमेंट्स जुड़ चुके हैं, जज्बात जुड़ चुके हैं, इसके ऊपर व्यूज ज्यादा थे सिर्फ इसलिए। अगर इनको किसी वाकई एक जिंदगी की परवाह होती, यार यहाँ पे तो सिर्फ कहते हैं दुआ ज़ारा क्या अगवा हुई है, वहां पे बंदा कत्ल हो गया, गोलियां लगी, पीछे लगी 2 बंदे, एक को लगी पार निकल के दूसरे को जाके लगी है। वहां पे तो नहीं गए ये बंदे उनको इंसाफ दिलाने के लिए, यूट्यूबर नहीं गए अपना कैमरा लेके माइक लेके कि हम इधर इंसाफ दिलाने आए हुए हैं कि इनके कातिलों को पकड़ा जाए, इनको सजा दी जाए, इनके ऊपर दफे देखें हम सही लग रहे हैं कि नहीं, पुलिस अपना काम सही कर रही है कि नहीं। इधर तो इन्होंने आईजी को मुअत्तल करवा दिया झूठा प्रोपेगेंडा कर करके कि भाई लड़की खुद कह रही है मैं अगवा नहीं हूं, आप कहते हो अगवा है, कहां से अगवा है, समझ नहीं आ रही मुझे। अच्छा, एक तरफ वो ज़हीर, अगर इसके बाद उसको सजा हो जाती है, सब्ज बाग लड़कियां देख रखे होते हैं इन फ्यूचर, मैं अभी तक मैं आपको बता दूं लड़की कभी नहीं हटेगी कुछ टाइम तक। क्यों? अगर ज़हीर की इनकम पहले कुछ कम भी थी ना, तो जितना आपने उसको सेलिब्रिटी बना दिया ना ज़हीर और दुआ ज़ारा को, तो उनके ऊपर पैसे लगाने वाले आप बड़े आ चुके होंगे। आप ये ना समझा, अगर वो इतने बड़े बड़े पूरा पाकिस्तान घूम रहे हैं, इतनी देर पुलिस को नहीं मिले हैं, तो शायद पहले वो उनके पास इतनी वो नहीं थी फाइनेंशियल कंडीशन। लेकिन जितनी बड़ी आपने सेलिब्रिटी बनाया ना, जो मेरे जैसे लोग या जो ये समझते हैं जो लोग कि भाई दुआ ज़ारा अपनी मर्जी से शादी अगर की है और वो हस्बैंड वाइफ है, अब उनको उनकी ज़िंदगी गुजारने दी जाए, तो उनके ऊपर बड़े पैसे लगाने वाले आ चुके होंगे, उनको मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले, उनको फाइनेंस फंडिंग करने वाले बहुत मिल चुके होंगे। अब दुआ ज़ारा शायद पहले कोई 2 महीने 3 महीने के अंदर वो पेरेंट्स की तरफ देखती और जाके वापस अपना डिसीजन मोड़ती है, अपने मतलब अपने पेरेंट्स के रहने का वो करती, अपने हस्बैंड से दूरी इख्तियार करती, अलहदगी इख्तियार करती। लेकिन अब चूंकि एक तो उसकी नई नई शादीशुदा अज़दवाजी ज़िंदगी है, आप और मैं मतलब जिस बंदे ने भी, मैं आपको कहता हूं कि आप जिस बंदे ने शादी की है, क्या आपकी नई नई अज़दवाजी ज़िंदगी मतलब प्लेयर से भरी हुई नहीं थी, पुरलुत्फ नहीं थी? अगर थी तो इसी तरह उसकी भी पुरलुत्फ है। और नई नई ज़िंदगी में आप कभी अपने हस्बैंड या आप अपनी वाइफ के खिलाफ बात सुनते थे? जितने भी झगड़े हुए कुछ सालों बाद हुए होंगे, कुछ टाइम बाद हुए होंगे। नई नई जिंदगी में ना हस्बैंड वाइफ के खिलाफ बात सुनती है, ना वाइफ, ना मतलब वो कहते हैं हस्बैंड वाइफ के खिलाफ बात सुनता है, ना वाइफ हस्बैंड के खिलाफ बात सुनती है। तो आप ये सोच, ये गलत फहमी भुला दें कि आप छोड़ दें ये गलत फहमी कि दुआ ज़ारा जाके ज़हीर के खिलाफ बयान देगी, अभी वो नहीं देगी। और ऊपर से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन आप लोगों ने अच्छी कर दी, वो घूम फिर रहे हैं, तो वो बिल्कुल नहीं देगी। क्यों देगी? वो उसको क्या ज़रूरत पड़ी हुई है? और जिन वालिदैन से वो मिलना नहीं चाह रही, जिन वालिदैन की वो शैला रज़ा साहब ने जब उसको ऐनक पकड़ाई, साहिबा ने, शैला रज़ा साहिबा ने, वो उसने कहा तुम्हारे वालिदैन ने, तुम्हारे वालिद ये ऐनक लेके आए थे तुम्हारे लिए ग्लास, उसने ग्लासेस तक नहीं ली। जो बच्ची अपने इंटरव्यूज में कह रही है कि मुझे अपने बाप से नफरत है, मतलब वो क्या वो बच्ची किसी के साथ हैप्पी जिंदगी गुजारेगी? अगर आप ज़हीर से ले भी जाते हैं उसको, तो क्या वो बच्ची किसी और के साथ रह सकती है? अगर आप ज़बरदस्ती ले भी जाते हैं कानूनी तरीके से, किसी भी तरीके से, तो ये बच्ची खुश नहीं रहेगी, इसकी ज़िंदगी में ज़हीर बसा रहेगा। ये आप अगर इस बच्ची को खुश देखना चाहते हैं ना आप, तो फिर ज़हीर के साथ ही रहने दें जब तक ये रहना चाहती है। जब तक इसका अपना भूत नहीं उतरेगा, इसके सर से अपना ये इश्क का, ये प्यार मोहब्बत का भूत नहीं उतरेगा, ये नहीं हो करेगी। उसके बाद फिर मतलब अगर मैं कहूँ कि मतलब एक दुआ है साथ रह जाएं, मतलब अगर नहीं भी रह सकते, क्योंकि बहुत सारे देखिए नहीं साथ रहते, तो
वापस इस मतलब वो कोर्ट के अंदर खुला का ऑप्शन आपके पास है, मतलब वो फिर अगर ले लेगी तो फिर एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इस तरह ज़बरदस्ती उसको ले जाएंगे तो ये नहीं होगी। और फिर यहाँ पे एक यूट्यूबर ने स्टैंड लिया, जुनैरा माहम ने, बड़ा ही ज़बरदस्त उसने स्टैंड लिया, जहाँ पे इतना सारा मतलब आप यूट्यूब खुले खौफ आना शुरू हो जाता है, वीडियो सुने, मतलब कितने सारे यूट्यूबर्स, ये जनाब वो आया, ये अलामा आया, ये मुफ्ती आया, जहाँ पे इतना केस को मतलब हाई पे पहुंचा, इतना हाई प्रोफाइल बना हुआ, इतना उसको पता नहीं क्या बना हुआ, वो मर गए, जुल्म हो गया, तबाह हो गए, ये हो गया, वो हो गया, इतना उसको बना दिया, खौफ आता है ये अब ये वीडियोस देख के। फिरका वारियत की बू आने लगती है उसमें से, फितने का बू आने लगती है, मतलब जो मेहदी काज़मी साहब के शुरू के बयान थे उनमें से, और जब जिस तरह से उन्होंने वो रैलियां निकालना शुरू कर दी और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, तो जिस तरह वो फिर अंदर मौलवी था उनका कोई वो था, उसने आके बयान दिए, और मतलब वो कंटेनर, मतलब वो कैरी या कंटेनर जिस पे भी खड़े होके, अगर उस दौरान के अंदर ये जुनैरा माहम ने उनको कवर किया है ना और उनके हक में खड़ी हुई है, तो मैं कहता हूँ इस सैल्यूट है इस लड़की को कि जिसने डरी नहीं है, जिसने व्यूज़ की परवाह उसने भी ओबियसली की होगी, लेकिन व्यूज़ उसको शायद उधर से ज़्यादा मिल सकते थे। इधर इसकी 2-3 वीडियो होंगी तो उधर वो 200 वीडियो बना सकती थी उनके खिलाफ, लेकिन उसने इस चीज़ को समझा और उनके हक में स्टैंड ले लिया उसने। मैं सैल्यूट पेश करता हूँ इस तरह की लड़की को, एटलीस्ट इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर अगर उसने सपोर्ट किया है तो। बाकी रही दूसरी, मेरे ख्याल में आज इस वीडियो में मैंने तकरीबन बहुत सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं मेरी। अगर आपने इस केस के रिलेटेड शुरू में मैंने भी दुआ ज़रा के हक में बात की थी, और मैंने ये कहा था कि जब मैंने ये वीडियो देखी, मैं आपको अब दोबारा कह रहा हूँ, जब मैंने ये वीडियो देखी ना थी जब दुआ ज़रा के पेरेंट्स की, तो मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि यार इतना जुल्म हो गया इनके साथ। लेकिन जब जैसे जैसे चीज़ें खुलती हैं, आपने पूरे इंटरव्यू सुने होंगे उस दुआ ज़रा के, क्या क्या कह रही है, मैं उनकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन क्या कहते हैं, एक हद तक मुझे कानूनी तरीके से ये लग रहा है कि ये ले चली भी जा सकती है अपने वालिदैन के साथ। तो बाकी अब उसके वालिदैन को सोचना चाहिए। मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद था शायद ये मेहदी काज़मी साहब तक पहुंच सके, जहाँ पे वो इस केस को दूसरे रुख से देख रहे हैं, शायद किसी और एंगल से उनके कोई माइंड में कोई बात क्लिक कर जाए, और वो जो है ना इसको मज़ीद इतना उछालने की बजाय, अपनी बेटी को इतना टेंशन कर देने की बजाय और वो सारा कुछ करने की बजाय, तो वो थोड़ा उसको रिलैक्स करें और थोड़ा इस तरह से। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।